नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक लैंडमार्क डिसीजन या जजमेंट, जो कि जजमेंट या डायरेक्शन आप कह सकते हैं, डायरेक्शन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमारा जो सरकार है या डेमोक्रेसी है, उसके तीन स्तंभ होते हैं, बेसिक तीन स्तंभ जिसपे एक डेमोक्रेसी काम करती है। वो क्या होता है? न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। मतलब कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, आपका विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, और आपका जुडिशियरी न्यायपालिका। तो इन तीनों स्तंभों पे, और चौथा स्तंभ लोग बोलते हैं मीडिया को, तो मीडिया को तो खैर बात ही हटाइए। तो तीन स्तंभ है बेसिक हमारे डेमोक्रेसी के। तो कुछ लोग मतलब हमारी न्यायपालिका पे इल्जाम लगा रहे हैं। किसी लोगों का कहना है कि ये एग्जीक्यूटिव का जो दायरा है, मतलब ये अलग अलग चेक और बैलेंस रखता है। एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, कानून बनाने वाले अपना काम करते हैं, और न्यायपालिका अपना काम करती है। तो इनका कहना है, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ये एग्जरगेट कर गई, मतलब एग्जीक्यूटिव वाले दायरे में चली गई, चूंकि वो सही नहीं है। हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे जब पॉलिटी की क्लास हो। एक्चुअली में हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे वैसे भी बहुत सारे एलिगेशन लग रहे थे। और ये सारी पार्टियों के लिए अच्छा है, खास करके बीजेपी के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से मतलब अच्छा काम कर रही है, हर जगह इलेक्शन जीतती है, तो उसके साथ साथ ना जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो आयोग वगैरह है, इनका भी नाम उछाला जाता है। इनका भी नाम उछाला जाता है कि ये सरकार के दबाव में आकर के काम करती है। तो इससे सारे, मतलब पक्ष हो विपक्ष हो और भी सारी पार्टियां हो, सब लोग खुश हैं। और ये डिसीजन होना चाहिए था, बहुत पहले ही होना चाहिए था। ये तो मतलब बीजेपी के लिए एक और अचीवमेंट हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो है ही। और सुप्रीम कोर्ट का एक बात समझिए, आप पहले समझिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन क्यों कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने फिर से साबित कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन क्यों कहा जाता है, इसने फिर से साबित कर दिया। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। आप अगर किसी का, मतलब किसी का अगर आप मर्डर किए होंगे, आप पे अगर मर्डर केस का चार्ज है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा सकते, वहां पे आपकी जान जा सकती है। फिर भी आप यहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन आपका अगर किसी ने इंसल्ट कर दिया, मतलब जो भी फंडामेंटल, जैसे अनटचेबिलिटी, कोई बोल रहा है कि तुम फलाना जात का है या छोटे जात का है, हम तुमसे छुआछूत नहीं करें, उस बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सोचिए, मतलब क्या है। लेकिन मर्डर का केस चल रहा है ना, तो नहीं जा सकते। तो ये खतरनाक चीज है। तो अभी क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये हमारे अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मिस्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार। और ये जो सारा मुद्दा गया था ना, अभी बहुत सारे मतलब गतिविधियां ऐसा हुई हैं देश में, जिसपे इलेक्शन कमीशन थोड़ा लाइट में आ गया। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में देखिएगा, शिवसेना का जो सिंबल है वो एक नाथ शिंदे को मिल गया। बहुत सारा चीज ऐसा कि वो सारा डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लिया। मतलब कह सकते हैं कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में जो हमारे संविधान में है, वो 300, आर्टिकल 324 में कहा गया है। अब इसमें कहा क्या गया है, इसके अपॉइंटमेंट के लिए, इसके रख रखाव के लिए, कि प्रधानमंत्री के एडवाइस पे अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री के एडवाइस पे प्रेसिडेंट एडवाइस अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को। और इनकी जो सैलरी या जो पावर होगा, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। ये ये आपको आर्टिकल 324 में मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में ये लिखा गया है, जब तक यही स्थिति रहेगी तब तक कि आगे वाली पार्लियामेंट, मतलब जो अभी है या जो 50 के बाद चलती आ रही है, वो एक स्पेशल रूल नहीं बना लेती या एक स्पेशल प्रोसीजर नहीं बना लेती कि इनका इलेक्शन कैसे हो। अभी क्या है, जो गवर्नमेंट में है, जैसे मोदी जी किसी को भी, आप में से किसी को या किसी को भी उठा करके बोले कि कल से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, और प्रधान, मतलब प्रेसिडेंट को ये बात मानना पड़ेगा, हमारे राष्ट्रपति को ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने इनका सिफारिश किया है। तो इस तरह से ये बनता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल, या फिर ये 65 साल के नहीं हो जाते। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, या जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते। अगर 62 साल में, मतलब 62 साल में ज्वाइन किए, तो 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहा, मतलब क्या नहीं कहा गया है, तो इनके एडुकेशन के बारे में, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। मतलब कि कोई भी एलिजिबल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी उठा के बना देगा, मतलब इनके क्वालिफिकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एक्चुअली, कि जो 70 साल से आ रहा है वो भूल जाइए, जो 70 साल से चले आ रहा है उसको भूल जाइए। अब क्या होगा कि एक कमेटी बनेगी। कमेटी किसकी बनेगी? एलओपी, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का भी इसमें हाथ होगा। जो भी अपोजिशन का लीडर होगा, वो आपके प्राइम मिनिस्टर और सीजेआई,
ये 3 आदमी मिल करके मतलब जो गवर्नमेंट है वो कुछ इनलिस्ट करेगी कुछ नामों का जो एलिजिबल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, और उसके बाद उन नामों पे चर्चा ये तीनों लोगों की कमेटी करेगी और उसके बाद इस पोजीशन पे लोग जाएगा। अब देखिए क्या होगा इससे, इससे एलओपी खुश रहेगा। ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि ये आदमी बायस है, हमेशा सरकार का पक्ष लेता है। अभी लोग इल्जाम लगा सकते हैं और लगाते भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को भी मतलब आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह जो सेक्रेटरी होते हैं उनको उठा करके बोलती है कि आप चीफ कमिश्नर बन जाओ, और प्रेसिडेंट को बोल देती है, वो उसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट यहीं तक नहीं रुका, इनको फ्री बनाने के लिए उन्होंने कहा कि एक अलग सेक्रेटरिएट रहेगा, सचिवालय कमीशन का एक अलग सेक्रेटरिएट रहेगा, जिसमें उसके क्लर्क या और जो अलग स्टाफ है वो खुद ये रिक्रूट करेगा। और अभी गवर्नमेंट इनको बजट देती थी, गवर्नमेंट इनको सरकार जो है वो बजट देती थी। अब क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस संस्था को भी जो इनको रिक्वायर्ड होगा वो बजट जाएगा, और जिनका भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बजट जाता है उनके बजट को कोई रोक नहीं सकता। तो ये और फ्री हो जाएंगे और अपना काम और बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जितना जरूरी ये 3 स्तंभ है उतना ही जरूरी फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी है, क्योंकि वोट ही मतलब वोट से ही सारा डिसीजन आका जाता है। हमेशा ये बात आती है कि इलेक्शन कमिश्नर बायस हैं, जैसे ये शिवसेना और एकनाथ शिंदे के थी में आया, उसमें भी बायस कहा गया। बीजेपी डेमोक्रेसी का मर्डर करते करते थक गया था, हो सकता है कि इसके बाद अब लोकतंत्र का मर्डर ना हो, रुक जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बेहतरीन डिसीजन है और सब पार्टियों ने स्वागत किया है और सबको करना भी चाहिए। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, कम से कम हमारा इलेक्शन कमीशन पूरा फ्री हो जाए और वो किसी को भी ना समझे कुछ भी। दूसरी बात, स्टेट के लिए अलग इलेक्शन कमीशन नहीं होता, स्टेट और सेंटर के जितने भी इलेक्शन होते हैं आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। म्यूनसिपलिटी और लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज होते हैं, मतलब नगर पंचायत यानी कि म्यूनसिपलिटी, और पंचायती राज सिस्टम यानी कि रूरल विलेज में जो भी होता है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो अपना स्टेट की रहती है वो करवाती है। बाकी एमएलए का हो, एमपी का हो, प्रेसिडेंट का हो, सारे चुनावों का देख रेख इलेक्शन कमीशन तो बहुत पावरफुल संस्था है, और इसके पास हमेशा स्टाफ की, अगर शुरुआत में देखिएगा ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका 1950 से लेकर के 90 तक सिंगल आदमी ही रहता था। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का अलग मशीनरी को यूज करते हैं। आपने ऐसा हमेशा सुना होगा कि टीचर का इलेक्शन में ड्यूटी लग जाता है, बैंक कर्मचारियों का लग जाता है, तो इनके पास ये पावर आ जाती है। जब भी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन लगता है तो उस समय इनके पास ये अधिकार दे दिया जाता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो ये किसी भी पदाधिकारी को, पुलिस वगैरह सबको, जब आचार संहिता लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट, तो सारा पावर इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में चला जाता है, क्योंकि सारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक तरह से कहा जाए तो सस्पेंड कर दी जाती है, तो सारी पावर इनमें चली जाती है। तो बहुत ही पावरफुल संस्था है। इसको और पावरफुल और स्वतंत्र, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये और स्वतंत्र होना चाहिए, इस पर किसी भी चीज का दबाव नहीं आना चाहिए। होल थिंग इज डैट ओवरऑल ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारा इलेक्शन फेयर एंड फ्री ऑफ करप्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये थैंक यू।